Hello students, I am Dr. Sanjay Bharadwaj, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज डेगाना। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ा था बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में, और आपको याद होगा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत और न्याय सिद्धांत को आपको समझाया था। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक। और रिपब्लिक में प्लेटो जो है वो शिक्षा के ऊपर चर्चा करता है, न्याय के ऊपर करता है। और फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद और संपत्ति विषयक साम्यवाद एक, और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। ये दो टॉपिक हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य को। एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, यह एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं प्लेटो की, जो 428 ईसा पूर्व में जन्मा, 347 ईसा पूर्व में जिसकी मृत्यु हुई, और ये राजनीति विज्ञान का प्रथम दार्शनिक माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम प्लेटो के साम्यवाद की। और ये साम्यवाद जो है ये राज्य द्वारा नियंत्रित होगा और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ होगा। तो क्या है ये साम्यवाद, इसकी हम शुरुआत करते हैं। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें बतलाता है। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग, सैनिक और शासक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। शिक्षा इस वर्ग में यह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म है। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, शुदा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से दूर करना चाहता है। प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार वर्ग उत्पन्न किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति परिवार तथा संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों को छोड़ सकता है। इसलिए वह दो प्रकार के साम्यवादों की चर्चा करता है। पहला है संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। ये साम्यवाद की जो कल्पना है ये केवल अभिभावक वर्ग की बात हो रही है, उत्पादक वर्ग की नहीं है। तो ये करने के पीछे उसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपन्न कर सके। नेटलशिप के शब्दों में प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सबल बनाने का एक सहायक यंत्र है। पाइथागोरस के आश्रम में भी एक साम्यवादी व्यवस्था थी जिसमें कहा गया था कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। क्रीट में, जो यूनान का एक द्वीप है, समस्त भूमि के जोतने बोने का प्रबंध राज्य के जिम्मे था। तो अब प्लेटो के हम साम्यवाद की चर्चा करते हैं। पहला है संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो कहता है कि पहली बात यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी अभिभावक वर्ग के लिए जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। ना तो उनके पास अपना कोई घर होगा, ना कोई गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना पड़ेगा, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना पड़ेगा, डेरा मतलब बैरक। और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना नहीं चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। प्लेटो की संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषता क्या है? ये सभी नागरिकों के लिए नहीं है, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। दूसरा, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, बल्कि राजनीति और शासन व्यवस्था को दोषमुक्त करना है। तीसरा, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं, वर्ण त्याग का मार्ग है। ये समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। फोस्टर के शब्दों में
प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना है। अब प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन 3 आधारों पर किया है। पहला है मनोवैज्ञानिक। प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों या विशेष गुण मानता है, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन 3 गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक, सैनिक और उत्पादक। उनके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग ऐसा कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों वर्गों के द्वारा आर्थिक वृत्तियों का परित्याग किया जा सके, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना जरूरी है। दूसरी बात आती है दार्शनिक आधार। प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पर करता है। इसका अर्थ है कि जिन्हें शासन करने का कार्य जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, उन्हें ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन करने के कार्य में बाधा और विघ्न डालते हैं। धन निश्चित ही ऐसा एक बड़ा तत्व है, इसलिए अभिभावक वर्ग को इससे अलग रखना चाहिए। कंचन कामनी से व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। तीसरी बात आती है राजनीतिक और व्यावहारिक आधार। प्लेटो का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो, लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाएगी तो हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण ना होकर संपत्ति हो जाएगा। इसलिए ये संपत्ति विषयक साम्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी आलोचना जो है वो की जाती है प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की, और प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की जो आलोचना है वो उसका सबसे बड़ा शिष्य जो है अरस्तु ही करता है, और वो इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखे जा रहे हैं, जो बताता है कि ये प्लेटो का परिवार विषयक जो साम्यवाद है इसकी आलोचना है। एक तो है परिवार संस्था की उपेक्षा। प्लेटो के धारणा जो है मानव की मूलभूत प्रवृत्तियों की आता है, ये धारणा मानवीय प्रवृत्ति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। हर व्यक्ति के पास निजी संपत्ति का अधिकार होता है और उसे वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो रोकने की बात होती है। दूसरी बात आती है प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया जा सकता, जिनकी संख्या जनसंख्या के आधे से ज़्यादा होती है, इससे राज्य 2 भागों में बंट जाता है। तीसरा परोपकार और उदारता की जो श्रेष्ठ भावना है वो खत्म हो जाएंगी। चौथा है प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने तथा उससे प्रगति और बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करने की बात करता है। पांचवी बात आती है राज्य की एकता और आवश्यकता और उचित इस पर अधिक बल दिया गया है। अति जो है वो खतरनाक है। साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। सातवां है प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उदासीनता, कुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होते हैं। और आठवां है प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम दूसरे साम्यवाद की बात करते हैं। ये है परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो ने निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति की मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों को मोह से भी मुक्त कर देना चाहिए। वास्तव में परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद का तार्किक परिणाम है। प्लेटो के इस सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए वह कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना संतान माता पिता को। अब इसके पक्ष में वो निम्न बातें बोलते हैं, विशेषताएं। नंबर 1, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को एक घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों के संकीर्ण मनोवृत्ति और प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं पैदा करती है। पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं देता
जैसी अभिभावक वर्ग के अंतर्गत होनी चाहिए, इसलिए परिवार नहीं होना चाहिए। दूसरा, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु परिवार व्यक्तियों में मेरे तेरे की भावना उत्पन्न करता है, इसलिए सत्ता संघर्ष भी होते हैं। राज्य के हित में परिवार ही नहीं होना चाहिए। परिवार के स्त्री पुरुष एक ही रूप में राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति में रहने चाहिए। नेक्स्ट, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका काम केवल घर के लिए होता था। लेकिन प्लेटो कहता है परिवार एक ऐसा स्थान है जब मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। इसलिए प्लेटो स्त्रियों के हीन जीवन का अंत करना चाहता था। उसका विचार था स्त्रियों को भी पुरुषों के समान सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का अधिकार देना चाहिए। चौथी बात आती है श्रेष्ठ संतति की उत्पत्ति। स्त्री पुरुषों का संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं बल्कि राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रख के करना चाहिए। राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो और इसके लिए उपाय ये है कि उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्री और पुरुषों को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए और उस सिद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस पर एक पशुपालक करता है, अर्थात एक श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं तथा श्रेष्ठ मादा को उतने नरों के साथ जोड़ देना चाहिए जितने कि वह सुगमता पूर्वक संभाल सके। बार्कर के अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चों की शिक्षा भली प्रकार हो बल्कि उनका जन्म भी उचित रूप से चुने हुए और स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए। अब ये जो बातें हैं प्लेटो की, इसकी हम कुछ आलोचनाएं करते हैं और आलोचनाएं जो होती हैं वो आप देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद की जो आलोचना है स्त्री और परिवार की, वो सबसे ज़्यादा उसके शिष्य जो हैं अरस्तु उनके द्वारा ही की जाती है। और जो परिवार की जो आलोचना है उसमें ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पारिवारिक संस्था की उपेक्षा। प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के आधारभूत अंतर की दृष्टि नहीं रखता है। प्लेटो स्त्री और पुरुषों में लिंग भेद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं पाता है, जिससे ये उसका दृष्टांत दुर्बल प्रतीत होता है। दूसरा, स्त्री और पुरुषों में अस्थायी संबंधों की योजना प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भी भुला देता है, तो ये नैतिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर ये तीसरी बात है, ये संदेहपूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुद्धिमानों, सदाचारियों और बलवानों की एक जाति उत्पन्न की जा सकेगी। अनाथ बालक अधिक लाडले व मानव जाति के दुर्बल नमूने सिद्ध होंगे। प्लेटो का ये एक संदिग्ध हित के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त करना है। चौथी बात आती है कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई अपना दायित्व नहीं समझता है। तो प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके सब माने जाएंगे तो उनका पालन वैसे नहीं होगा प्रेम, दुलार, ममता और सावधानी पूर्वक जैसा कि वर्तमान परिवार व्यवस्था में होता है। अरस्तु इसीलिए कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी का ही होना अधिक उत्तम है। फिर प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया गया है। अभिभावक वर्ग प्रसन्न नहीं रहेगा और सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करेगा। उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। तो पशु जगत के नियमों को मानव में नहीं लगा सकते। प्लेटो की इस व्यवस्था का प्रतिपादन राज्य में स्त्रियों को लेकर झगड़े बढ़ाएगा। प्लेटो का साम्यवाद संयम के गुणों को नष्ट कर देगा जो कि श्रेष्ठ चरित्र के लिए जरूरी है। प्लेटो की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपनी रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अनैतिक कार्य भी हो सकते हैं। प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को इस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जाता है। प्लेटो की इस व्यवस्था का अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित हो जाएगा। उसके द्वारा उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को ठीक रूप से नहीं समझा जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति योग्य शासक के रूप में कार्य कर सकेंगे, ये बात बहुत संदेहपूर्ण है। तो प्लेटोवादी साम्यवाद के पक्ष में सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कुछ भी क्यों ना कहा जाए, उसकी व्यवहारिकता नितांत संदेहास्पद है।